मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। दोस्तों, जब बात आती है नौकरी की और नौकरी की बात करते हैं, नौजवानों की बातें खिल जाती है और जिस दिन भी अखबार के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है कि XYZ पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है तो लाइन लग जाती है। लेकिन क्या सबको नौकरी मिल पाती है? क्या सब उसको क्वालिफाई कर पाते हैं? सवाल ये खड़ा होता है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो राजस्थान का है वो किस गति से काम कर रहा है। यूं तो बने कोई ज़्यादा साल नहीं हुए, इसका 9 साल का सफ़र रहा। इस सफ़र के अंदर लगभग 4 लोग इसके चेयरपर्सन रहे। गति भी देखें और काम करने की इच्छा भी देखें तो कमाल की बातें जहाँ आती है। हरिप्रसाद वो शख्सियत हैं जिन्होंने जब से काम संभाला 2 साल 5 महीने के अपने इस कार्यकाल के अंदर एक के बाद कितने ही कीर्तिमान स्थापित किए। सोच भी नहीं सकते, 100 से ज़्यादा परीक्षाएं कराई है। यानी 2 साल 5 महीने के इस कार्यकाल में 100 से ज़्यादा परीक्षाएं कराई है और 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग उसके अंदर अपीयर हुए हैं। यानी एक आंकड़ा इस तरीके का है कि और उसकी तुलना हम लास्ट के 3 चेयरपर्सन से करें तो उनका जो कार्यकाल रहा उसको देखें तो गति लगभग 8 गुना है। क्योंकि उस समय जब इन्होंने किया तो उस समय तीनों के कार्यकाल में संख्या आ रही थी 49 लाख से कुछ थोड़ा सा ऊपर, लेकिन अब आंकड़ा है 1 करोड़ 10 लाख से भी ऊपर। और इसमें लगभग जो पोस्ट हैं वो इस तरीके की हैं कि 1,12,700 के करीब पोस्ट है और तकरीबन सभी पर 90% के ऊपर नियुक्तियां जारी की जा चुकी है। ये हरिप्रसाद जी एक ऐसे शख्सियत हैं, 7 जिलों के SP रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी माना जाता है और जहाँ भी रहे वहाँ इन्होंने कानून व्यवस्था को कंट्रोल में करने की कोशिश की। जो समाज कंटक हैं, अपराधी तत्व हैं, वो इनके नाम से भी कांपने लग गए थे। और यही होता है कि DIG क्राइम रहे, IG क्राइम रहे और 2018 के अंदर पुलिस सेवा से नमस्कार किया। आइए इनसे बात करते हैं कुछ रोचक किस्सों पे, कुछ मज़ेदार बातों के साथ में, क्योंकि अब ये जा रहे हैं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जो है हमारा उससे बाहर, और अब आगे की ज़िंदगी में इनको क्या करना है। खूबसूरत बातों के साथ में देखिए, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। हम जानते हैं इनसे ज़िंदगी के वो रोचक किस्से जो अभी तक खामोश थे, अब मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपका मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे आपने किया, 7 जिलों के आप SP रहे, DIG क्राइम, IG क्राइम, क्या क्या आपने किया। और क्राइम की जहाँ बात आती है आदमी एक बार घबराता है कि गुंडे, अपराधी, माफियाओं से आपका ताल्लुकात होगा, और जब वर्दी आप पहनते हैं और सामने गुंडा माफिया होता है तो वर्दी क्या कहती है आपको अंदर से? देखो, वर्दी एक ऐसा तथ्य होता है इंसान के साथ में, वो पहनते ही सबसे ज़्यादा कर्तव्य पालन की और जिम्मेदारी की भावना जुड़ जाती है अपने आप मानसिक रूप से। और मैं इस बात का ईश्वर का सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे पुलिस जैसी सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि पुलिस एक ऐसी सेवा है जो फैक्चुअल जस्टिस करती है, मौके पे न्याय जिसको कहते हैं। बाकी अदालतों में फाइल जाती है, सालों साल लग जाते हैं, लेकिन अगर यदि किसी के साथ बदमाशी हुई है, किसी बाप के सामने उसकी बेटी को छेड़ा है, तो मौके का न्याय तो पुलिस ही दिलाती है, तुरंत और अविलंब। ये जो एक विशेष बात है, किसी के भी जनता में सुरक्षा की रियल सेंस में अगर कोई भावना पैदा कर सकता है तो वो पुलिस विभाग कर सकता है। इसलिए पुलिस का मैं मानता हूँ कि अनपैरेलल सर्विस है, ऐसी सर्विस है जो सिविल भी है और जिसमें वर्दी भी शामिल है। अन्य कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, काम सिविल हो और वर्दी हो। कुछ ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा आपके साथ में, बहुत जगह SP आप रहे हैं, तो एक ऐसा किस्सा जिसने आपको झकझोर दिया हो, या एक ऐसा किस्सा जिसने अपराधियों के छक्के छुड़ा दिया हो? देखो, वैसे तो मैं आपको तो बहुत लंबी 36 साल की पुलिस सेवा रही है। ऐसा पुलिस अफसर एक संवेदनशील हो तो उसके जीवन में ऐसे बहुत अवसर आते हैं। फिर भी जब आपने कहा है तो ऐसा किसी भी सूरत, जैसे मैं कोटा सिटी एडिशनल SP रहा हूँ और पाली DYSP रहा हूँ, मतलब कई स्थानों पर रहने का मौका मिला। तो जैसे पाली में एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक कुख्यात अपराधी ने उसके फादर के सामने उसकी बेटी के साथ रेप किया। जब उसके फादर ने उसको रजिस्ट किया तो उसका मर्डर कर दिया बाप का। ये एक अपने आप में बहुत ही घृणित और दर्दनाक वो था। उसका मैं कह सकता हूँ कि उस अपराधी को हमने बहुत ही, वो बड़ा मुश्किल था गिरफ्तार करना, क्योंकि वो शहरों में आता ही नहीं था, जंगलों में ही रहता था। जैसे होता उसका बेताज बादशाह था,
लेकिन हमने उसकी प्लानिंग करके उसको गिरफ्तार किया और इतनी सख्त कार्रवाई की कि उसने दोबारा फिर अपराध करने से पहले 7 बार सोचना उचित समझा। निश्चित रूप से जब पुलिस कार्रवाई करती है तो सामने वाले को सोचना पड़ता है 10 बार, और ये इस तरीके की जो घृणित कार्य करते हैं उसके लिए तो वर्दी खुद आग बबूला होती है। और निश्चित रूप से जब ऐसे रेयर से रेयरेस्ट ऐसा अपराध होता है तब खून खोलना स्वाभाविक है। हम बात करते हैं कि चूँकि लंबे समय तक क्राइम ब्रांच में रहे और अब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका, उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि देखिए राजस्थान के अंदर अभी पिछले दिनों में देखें तो बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर नकल माफियाओं ने या माफियाज ने इस तरीके का राजस्थान को बदनाम करने का काम किया कि उससे काफ़ी मुश्किलें खड़ी हुई। हम जानते हैं क्या चयन बोर्ड में भी इस तरीके से बात आई है कभी? निश्चित रूप से नकल माफिया और ये चुनौती रहते हैं और परीक्षाएं करवाना आज की तारीख में बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है और इसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। उत्तर भारत में स्पेशली, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जितनी कोई भी सरकार 5 साल में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां देना संभव नहीं होता, नहीं इतनी इससे ज़्यादा वैकेंसी हो सकती है। वर्तमान राजस्थान सरकार ने इस मामले में वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ इन्होंने हमें दी और हमने उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप अधिक से अधिक भर्तियाँ कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ लगभग 66 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं और 5 साल में सरकारी नौकरियाँ मिल सकती है 2 लाख। 64 लाख तो कितनी ही मेहनत कर ले नौकरी लग ही नहीं सकती। वो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, वो आक्रोशित भी रहेंगे। उनके दिमाग में ये आता है कि जो सेलेक्ट हो गया उससे आप पूछो तो वो कहेगा बिल्कुल फेयर भर्ती हुई है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो ये सोचता है कि गड़बड़ हो गई। इसका समाधान न सरकार के पास है, न समाज के पास है, न ही भर्ती बोर्ड के पास है। कारण क्या है कि डिमांड और सप्लाई बहुत इम्बैलेंस है। ये केवल और केवल उत्तर भारत में है सबसे ज़्यादा, कि जहाँ शिक्षित बेरोजगार हर सूरत में सरकारी नौकरी लेना चाहता है। इसके कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं, कुछ परिवेश के कारण हो सकते हैं, और इतनी नौकरियां देना सरकारों के बस की नहीं है। एक तो हमारे प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ा, एक उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं मिला। राजस्थान में जिस तरीके नकल माफियाओं का खेल चल रहा था और नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए गहलोत सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, एक कानून ऐसा बनाया जिसके अंदर भारी और कठोर सज़ा का प्रावधान किया, जुर्माना भी किया। पिछले दिनों कुछ परीक्षाओं के अंदर इस तरीके की चीज़ें सामने आई, उनकी जो प्रॉपर्टी थी अवैध तरीके से जो उन्होंने अर्जित की थी उसको ध्वस्त करने का भी काम किया। जानते हैं हरिप्रसाद जी से कानून क्या कहता है? देखो, निश्चित रूप से कानून जो राज्य सरकार ने बनाया वो एक बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ है और इसका इफेक्ट आया भी है और आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा बेटर इफेक्ट होगा। क्योंकि क्रिमिनल होता है वो केवल दंड की भाषा समझता है, और कोई भी जो दंड है अगर इसमें कल को इन्वेस्टिगेशन बेटर होगा, ट्रायल बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा आएगा। और निश्चित रूप से इसमें सरकार की पूरी तरह से सराहना की जानी चाहिए प्रत्येक पक्ष को कि इन्होंने इस मामले को संवेदनशील माना, बहुत ही प्राथमिकता दी, और हमारी सबकी भी ये भावनाएं थी, उनके अनुरूप उन्होंने ये एक्ट को पास किया। इसका आने वाले फ्यूचर में निश्चित रूप से पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से देखते हैं कि कानून भी बन गया और भर्तियाँ भी हरिप्रसाद जी के कार्यकाल में बहुत अच्छी खासी हुई है, और ये एक अपने आप में उस सच को स्वीकार किया है जिस सच को स्वीकार करने के लिए अमूमन तौर पर सरकारी कारिंदा तैयार नहीं होता। और ये भी साफ तौर पर बताया है कि एक सरकार 5 साल में कितनी नौकरियां दे सकती है, क्योंकि इसकी पूरी कैलकुलेशन इन्होंने की है कि कितना ही कुछ कर लो लेकिन यही स्थिति रहेगी। इसके लिए अदर हमें संसाधनों की ओर जाना पड़ेगा। यूथ को भी सोचने चाहिए ये बात कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी जीवन का अंतिम पायदान नहीं है। आप में काबिलियत है, आप इससे भी ऊंचे और अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, चूँकि अब इन्होंने सरकार से कही कि मुझे मुक्त करिए, तो मुक्त करने से पहले हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए प्लान बना लेता है। हरिप्रसाद जी से पूछते हैं आखिर अब आगे का इनका क्या प्लान है? देखो, जब आप एक जिम्मेदारी से आदमी मुक्त होता है तो बहुत सारी संभावनाओं का रास्ता खुल जाता है। अभी तक मैंने पूरी तरह से भविष्य के लिए कुछ भी निश्चित नहीं किया है, लेकिन संभावनाओं पे मैं जो भी अपना मनपसंद कार्य होगा, मनपसंद क्षेत्र होगा, उसमें सक्रिय रहना चाहूँगा। और चूँकि मैं अभी तक इस पद से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए पूरी तरह से मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन संभावनाओं पर मैं विचार और उस पर कार्य जरूर सक्रिय रहना चाहूँगा।
आप चूंकि सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहे हैं, समाज सेवा का क्षेत्र भी क्या इसका भविष्य का आधार हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि संभावनाएं समाज सेवा भी है, सार्वजनिक जीवन भी है, कई क्षेत्र ओपन है। निश्चित रूप से अब देखिए कितनी समझदार के लिए इशारे काफ़ी हैं और समझदार को समझ भी जाना चाहिए। चूँकि ये जयपुर के पास ही एक ऐसे गांव से आते हैं, फुलेरा जिस गांव को कहा जाता है, वो एक ऐसा गांव है जिसको अभी विकास की आवश्यकता है, जिसको एक इस तरीके का एक जांबाज और काबिल इंसान की आवश्यकता है, जो वहाँ से चूँकि जयपुर के पास होने के बावजूद भी उतना डेवलपमेंट का नहीं हो पाया। हम देखते हैं आने वाले दिनों में हरिप्रसाद जी किस मुकाम की ओर अपना रुख करते हैं, ताकि जिस भी दौर में जाएं वहाँ ये तो तय है कि सफलता इनके पीछे ही रहेगी। और ये प्रमाण किया है जब 7 जिलों के एसपी पुलिस रहे, उसके बाद डीआईजी और आईजी रहे, 2 वर्ष 5 महीने का कार्यकाल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के एज ए चेयरपर्सन रहा। तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिन में बहुत खूबसूरत होंगे। आइए अब इनसे जानते हैं कुछ इनकी रोचक और पर्सनल जानकारियाँ। हरिप्रसाद जी, ये बताइए कि आपको पसंद क्या है? मतलब मैं जैसे आप ये कहो, मुझे पर्सनल जो हॉबीज़ है 2 ही है। एक तो अच्छी बुक्स पढ़ना, ये मेरे हमेशा पसंद का सब्जेक्ट रहा है, अच्छे राइटर्स की हो। अगर मैं अकेले में हूँ तो ये मेरा सबसे पसंदीदा कार्य है। दूसरा है कि लंबी वॉक या ट्रैक पे जाना, जैसे होता है कि कहीं भी पीसफुल जगह हो या कोई अच्छा सेंट्रल पार्क जैसा कोई पार्क हो, तो इन पे पैदल चलना, ये 2 रहा। और तीसरी जिनको ये करते हैं कि जो हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे लोग हैं, उनके सानिध्य में समय बिताना, ये 3 मुख्य रूप से मेरे पसंदीदा रहे। चूँकि ये भी देखा गया है कि आप रेगुलर वॉक करते हैं, तो वॉक से क्या है आखिर, ये क्या यूथ को नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वॉक ऐसी चीज़ है, वॉक एंड रनिंग, जो हर उम्र में हर को के लिए फ़ायदेमंद रहती है। मेरे ख्याल में सबको ही इस पे, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। आजकल देखने में आ रहा है कि नौजवानों को कुछ जंक फूड और इस तरीके से अपने टाइम को वेस्ट करने का शौक़ है। आप अपना शेड्यूलिंग किस तरीके से रखते थे ताकि यूथ उसको देख कर ये अंदाज़ा लगा सके कि 24 घंटे आपके पास भी हैं, अच्छा सा उपयोग करके अच्छी सी ज़िंदगी की ओर बढ़ सकते हैं? तो निश्चित रूप से 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि न्यूनतम एक्सरसाइज, एक नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और व्यसनों से दूर। ये 4 चीज़ें ऐसी है जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करती है। और यूथ हो, उनको वो एक समय होता है जब अपने शरीर को वो चाहे जितना मजबूत बना सकते हैं, इवन शीशा बना सकते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज पे और नियमित दिनचर्या पे और खान पीन पे ध्यान देना ही चाहिए। चूँकि अभी हमें जिस तरीके, जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि हरिप्रसाद जी को चूल्हे की रोटी, चूल्हे पे बनी हुई सब्जी और बिल्कुल वो अपना जो देशी खाना है वो पसंद है। आखिर इसकी वजह क्या है और इसके फ़ायदे क्या है? सिंपल सी बात है कि जिस परिवेश में आप पैदा हुए हो, जिस गांव में आप रहे हो, जो बचपन में आपने खाना खाया, वो जीवन भर आपकी स्मृतियों में रहता है। तो निश्चित रूप से वही कारण है कि जिस एनवायरनमेंट में हमने जो रहे, जैसा सिंपल खाना खाया, वो जीवन भर हमें अट्रैक्ट करता है। और दिस इज़ द ओनली रीज़न। ये सफ़र हरिप्रसाद जी के साथ में आपका हमारा यूं ही चलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे आपसे। अब बात होगी इनके भविष्य के लिए चुने जाने वाले नए क्षेत्र की। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।